हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपी टीजीटी में आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये 2001 में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द कंपाउंड विच गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन इज, कि वो इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा ऑन डिहाइड्रेशन इज। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट याद होगा, दैट इज कि हमें पता होता है, ये आप नोट करके लिख लेना कहीं पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम ion. So as we all know, that is tertiary carbonium, secondary carbonium और next is primary carbonium. तो ये क्या है? That is the stability of carbonium ion और that is important. Is that clear? अब डिस्कस करेंगे एक एक ऑप्शन को। तो जब आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज CH3 CH CH3 CH2OH, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दैट इज CH3 CH CH3 CH2OH। तो जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, क्या कहा है, जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, तो इसमें क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, दैट इज -H2O। तो जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म करता है, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो है, लेट्स सी। तो सेकेंड ऑप्शन है CH3 CH3 CH3OH। ठीक है जी, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो है CH3 ठीक है OH। अगर इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, दैट इज -H2O, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3 एंड दैट इज पॉजिटिव। तो इसने कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया टर्शरी कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया टर्शरी कार्बोकेटायन। इज दैट क्लियर? दैट इज टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है जी, दैट इज टर्शरी कार्बोकेटायन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका थर्ड ऑप्शन। लेट्स सी, वैसे तो हमें आंसर मिल गया है, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2OH। दैट इज तीसरा है आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है जी, जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो ये है। अगर हम इसका क्या करते हैं, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है मैं यहां कर देती हूं, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन दैट इज -H2O। तो इस केस में ये क्या फॉर्म करेगा, CH3 CH2 CH2 CH2। तो ये क्या फॉर्म हुआ, दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म हुआ, प्राइमरी कार्बोकेटायन। इज दैट क्लियर? क्या फॉर्म हुआ, प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब लास्ट ऑप्शन जो आपका बचता है वो हम यहीं पे देख लेते हैं, दैट इज CH3 CHOH CH2 CH3। तो ये आपका है, दैट इज थर्ड, और सॉरी, तो ये जो है आपका, ये है आपका थर्ड ऑप्शन और ये है फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन के केस में क्या होगा, लेट्स सी। तो यहां पे भी सेम डिहाइड्रेशन -H2O, ये फॉर्म करेगा CH3 CH पॉजिटिव, दैट इज CH2OH। तो इसने कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म किया, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म किया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो हम ऑप्शन में देखें, हमने पहले देखा था, सॉरी, जो स्टेबिलिटी थी कार्बोनियम आयन की, तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और यही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा देगा ऑन डिहाइड्रेशन, तो दैट इज टर्शरी कार्बोकेटायन। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ऐसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आई होप गलत आप नहीं करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। एल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है? जब एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो क्या होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन? दैट इज NH2OH। तो इसे हम लिख लेते हैं, ये ध्यान रखना। एज वी ऑल नो, आप सबको पता होगा कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है? दैट इज RCHO। ये क्या होता है? दैट इज एल्डिहाइड। उसके बाद किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन दैट इज NH2OH। ठीक है जी, क्या होता है हाइड्रोक्सिल अमीन? NH2OH। तो ये क्या हुआ आपका? दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हमें पता चल गया एल्डिहाइड क्या है और हाइड्रोक्सिल अमीन क्या है। तो एज वी ऑल नो कि एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो जो एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है? वो कर रहा है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो लेट्स सी रिएक्शन। तो ये हो जाएगा आपका RCHO। ठीक है जी, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, किसके साथ कर रहा है? सिंपल, दैट इज NH2OH। ठीक है जी, ये भी हमें पता है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा RCH डबल बॉन्ड NOH, RCH डबल बॉन्ड NOH। तो इसने क्या फॉर्म किया? ऑक्साइन। क्या फॉर्म किया इसने? ऑक्साइन। क्या फॉर्म किया इसने? ऑक्साइन। ठीक है जी, अब बात करें किसकी? R क्या है? दैट इज एल्काइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप। R क्या हो सकता है? दैट इज एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप। ठीक है जी, R क्या होगा? दैट इज एल्काइल ग्रुप, दैट इज एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप। उसके बाद RCHO, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एल्डिहाइड। और हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH। ठीक है जी, अब लेट्स सी, बात करें अगर हम इसमें R की जगह लिख सकते हैं, दैट इज R की जगह लिख सकते हैं, दैट इज CH3CHO प्लस H2NOH गिव्स। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। क्या फॉर्म करेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NOH और इसमें से क्या निकल जाएगा? प्लस H2O। वाटर क्या है? निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? प्लस H2O। तो ये क्या फॉर्म हुआ था? दैट इज ऑक्साइन। और ये जो फॉर्म हुआ है दैट इज एल्डोएक्साइन। ठीक है जी, वो था ऑक्साइन और जो ये होगा आपका एल्डोएक्साइन। ठीक है जी, दैट इज एल्डोएक्साइन। लेट्स सी, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स सी, तो जो आपका पहला ऑप्शन है कीटोएक्साइन नहीं होता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद साइनोहाइड्रेट भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए आपके गलत। तो तीसरा है एल्डोएक्साइन। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कि जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा एल्डोएक्साइन, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई Z इन द सीरीज गिवन बिलो। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? Z को आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? Z को आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स सी, जो पहला है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसकी प्रेजेंस में? HBr। तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2Br। एनी कंफ्यूजन? नहीं होगा। उसके बाद क्या किया? इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। आपने 12th में कन्वर्जन्स भी पढ़े होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, ठीक है जी, CH3CH2OH। उसके बाद क्या है? इसमें एक्सेस I2 डालना है, ठीक है, मैं यहां कर देती हूँ Na2CO3 और I2 डालना है एक्सेस में। तो ये फॉर्म करेगा दैट इज CHI3। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है आपका C2H5I, पहला है C2H5I, इनकरेक्ट। C2H5OH, इनकरेक्ट। CHI3 दैट इज द करेक्ट
आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ड्राई बेंजीन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिसॉल्व होता है इन ड्राई बेंजीन, इवॉल्व हाइड्रोजन, किसके साथ, ट्रीटमेंट के साथ, सोडियम के साथ, तो वो कौन सा है। तो इसके लिए आप एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लिख लेना कि अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, अल्कोहल एंड phenol, alcohol and phenol react with active metal, जैसे कि like सोडियम। तो अल्कोहल और फिनोल जो है वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा। सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है जी, तो अल्कोहल फिनोल रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। और ये क्या इल्ड प्रोड्यूस करते हैं, इट इल्ड अभी रिएक्शन भी दिखाएंगे इसकी। इट इल्ड कोरेस्पॉन्डिंग, दैट इज एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये तो आप नोट करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो सिंपल कि अल्कोहल दैट इज ROH, एज वी ऑल नो दैट इज अल्कोहल किसके साथ, सोडियम के साथ, जो कैसा है आपका, दैट इज एक्टिव मेटल। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा RONA प्लस H2। ठीक है जी, क्या फॉर्म करेगा, ये क्या है, दैट इज अल्कोहल, ये क्या है, एक्टिव मेटल, दैट इज सोडियम। तो एनी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज एन अल्कोहल। तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो आपका बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो हमने यही देखा जब रिएक्शन जो होती है अल्कोहल की सोडियम के साथ, कि जब अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो वो सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, वो सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म करता है एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। जनरल रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिसोल्यूशन इन बेंजीन, अल्कोहल कैन डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो अल्कोहल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जैसे बेंजीन टू सम एक्सटेंट एंड पर्टिकुलरली लोअर अल्कोहल। सो इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ड्राई बेंजीन, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम। और ये क्या इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमर ऑफ मीथेनॉल हैज द स्ट्रक्चर। तो एज वी ऑल नो, बात करते हैं मोनोमर की। तो मोनोमर क्या होती है, एक छोटी यूनिट होती है। ठीक है जी, मोनोमर क्या होती है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मोनोमर क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एज वी ऑल नो कि किसी नेकलेस को बनाने के लिए छोटे छोटे बीड्स जोड़ते हैं। तो जब बहुत सारे बीड्स, जब छोटी छोटी यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है, ठीक है जी, जब बहुत सारे बीड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, एक बड़ा नेकलेस बनाते हैं। ऐसी जब छोटी छोटी मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है दैट इज मोनोमर। जब छोटी छोटी यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है, ज्वाइन टुगेदर, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं पॉलीमर। तो उससे पहले, आंसर देने से पहले एक बार मोनोमर और डायमर में डिफरेंस देख लेते हैं। तो मोनोमर अभी बताया था कि ये क्या होती हैं, रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एग्जिस्ट एज अ सिंगल यूनिट, क्योंकि बहुत सारी मोनोमर यूनिट हम जोड़ते हैं और उनसे एक लॉन्ग चेन बनती है जिसे पॉलीमर कहते हैं। डायमर क्या होता है, जब दो आइडेंटिकल हाफ्स फॉर्म होते हैं दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके। अभी एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा मोनोमर ऑफ NO2। तो इस केस में क्या है, ये एक मोनोमर है, एक सिंगल यूनिट है। बट डायमर में क्या है, अभी का कंसिस्ट of two identical halves forming by two identical molecules। ठीक है जी, that is NO2
और दैट इज NO2। तो समटाइम्स जो डायमर फॉर्म होते हैं विद अ सिंगल एटम भी होता है एक्टिंग एज अ ब्रिज, और मोनोमर आर जॉइंट टुगेदर। जब मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो डायमर ट्राइमर ये सब फॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायमर ऑफ मीथेनॉल की बात करें अगर हम, तो जो डायमर होता है मीथेनॉल का वो कैसे फॉर्म होता है, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर। ठीक है जी, दो मोनोमर्स के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, दो मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द ओवरलैप ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ एन एडजेसेंट मॉलिक्यूल। तो डायमर मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेनॉल ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो ये क्या है यहाँ पर, ये है दैट इज ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये क्या है, ये डोनर है, और ये क्या है, दैट इज एन एक्सेप्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन बाइंड है इनके बीच में, दो मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बाइंड जो है दो मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। तो डायमर ऑफ मीथेनॉल जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एल्केलाई मेटल। कि एल्केलाई मेटल्स के रिगार्डिंग जो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो पहला है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो लिथियम है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन है आपका लिथियम इज एक्सेप्शनली स्मॉल है। फोर्थ है जितने भी एल्केलाई मेटल है वो ब्लू सॉल्यूशन देता है लिक्विड अमोनिया में। अब इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमें सबको पता है। जो सोडियम है वो एम्फोटेरिक नहीं होता नेचर में, वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये हो गया गलत और यही स्टेटमेंट है फॉल्स। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं एल्केलाई मेटल्स की। ठीक है जी, क्या डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाई मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाई मेटल। तो कुछ अब प्रॉपर्टी अब इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखना। ठीक है, अभी हमने 4 ऑप्शन में तो कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, उसके बाद आप कुछ प्रॉपर्टी लिखना। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एल्केलाई मेटल की, तो दे आर हाईली रिएक्टिव स्पेशली विद वाटर। ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, दे आर हाईली, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्पेशली किसके साथ, स्पेशली विद, हाईली रिएक्टिव स्पेशली विद वाटर। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और स्पेशली वाटर के साथ। दे फॉर्म लो आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, लो होती है। यहां से भी आपको जनरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई जा रही है इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस, जब वो किसके साथ कंबाइन करता है, वाटर के साथ। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस व्हेन कंबाइन विद वाटर। ये क्या करता है, जो एल्केलाई मेटल है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करता है जब वो वाटर के साथ कंबाइन करता है, और सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है रिलेटिव टू अदर मेटल। तो दे हैव लो melting point and boiling point relative to other metals, की बाकी metals की कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जो एल्केलाई मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. They are good conductor of heat and
इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो ये थी कुछ जनरल सी इनकी प्रॉपर्टीज एल्केलाई मेटल्स की। तो आई होप अगर इन प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे, या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या आपको पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर क्लास, ठीक है, तो आप वहां से भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन अच्छा है ये भी, ठीक है। इस केस में देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केलाई मेटल। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एल्केलाई मेटल्स, अभी हम बात एल्केलाई मेटल्स की ही कर रहे थे, एल्केलाई मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, तो बात करें किसकी, एल्केलाई मेटल्स की। तो कौन कौन से होते हैं, सिंपल याद रख सकते हो, लीना ने की रब से फरियाद, दैट इज लिथियम, दैट इज Li, लीना, ठीक है, ने की रब से फरियाद, दैट इज सोडियम, ये लिख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है जी, ये आ गया आपका। तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज लिथियम, ये हो गया आपका सोडियम, दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये क्या है, ये है एल्केलाई मेटल। इज दैट क्लियर? ये क्या है, दैट इज एल्केलाई मेटल्स, ठीक है। इनके पास ग्रेट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है जी। और एल्केलाई मेटल्स में क्या होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में। और जो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केलाई मेटल। तो जो एल्केलाई मेटल एज वी ऑल नो कि आउटर मोस्ट में कितना है, 1, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तो वो होगा आपका NS1, ठीक है जी। तो पहला है N-1 S2 P6, तो ये हो गया आपका गलत क्योंकि दैट इज P1, ये भी गलत हो गया। बचा NS1 और NS1, तो D तो इसमें है नहीं। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा N-1 S2 दैट इज P6 NS1, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें किस किस की, क्या क्या है, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका होता है, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है आपका 19, ठीक है जी, रुबिडियम का होता है 37 और सीजियम का होता है 55 और फ्रेंशियम का होता है दैट इज 87। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है इनके। तो इन सब के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सिंपल जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है N-1 S2 P6 NS1। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एसिड टू गिव नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसके साथ, कौन सा अमीन ऐसा है जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता टू गिव नाइट्रोजन। तो लेट्स सी, बात कर लेते हैं आपकी द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। तो जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होता है वो रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ और वो फॉर्म करता है एल्काइल डायोजोनियम सॉल्ट। क्या फॉर्म करता है, एल्काइल डायोजोनियम सॉल्ट। तो दे ऑन डिकम्पोजिशन इज नाइट्रोजन गैस एंड अ कार्बोकेटाइन, ये तो पता है। तो इसका मतलब प्राइमरी अमीन तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो रिएक्शन होती है सेकेंडरी अमीन की विद नाइट्रोजन एसिड, तो जो नाइट्रस एसिड के साथ, तो जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं करते विद नाइट्रस एसिड, तो इसमें कोई लिबरेशन नहीं होता नाइट्रोजन का, ठीक है जी। अब टर्शरी अमीन है, तो जो टर्शरी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो कोल्ड नाइट्रस एसिड्स में तो डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और जब उन्हें वार्म किया जाता है डिकम्पोज ऑन वार्मिंग डिकम्पोज टू गिव अल्कोहल एंड नाइट्रोसो अमाइन, तो नो लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन अगर। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा अमीन ऐसा है जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा टू गिव नाइट्रोजन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिक्रिक एसिड, कि इनमें से कौन सा पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड इज नोन एज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड को क्या कहते हैं, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दैट इज पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड इज known as 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ठीक है जी, क्या कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। पिक्रिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये कैसा होता है, ये होता है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है, ये होता है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, कैसा होता है पिक्रिक एसिड, ये आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज किया होगा पिक्रिक एसिड को, ठीक है, दैट इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है C6H3। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H3N3O7, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ picric acid. Is that clear? That is the molecular formula of C6H3N3O7. ठीक है जी, तो इसमें एज वी ऑल नो जो नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, और फिनोल, ठीक है, जो नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, नाइट्रो ग्रुप जो अटैच होता है, नाइट्रो ग्रुप इज अटैच टू ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है जी, जो नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होता है वो कहाँ होता है, वो होता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल पे। और ये ऑब्टेन कैसे होता है, जब फिनोल का क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। ठीक है जी, ऑब्टेन कैसे होता है, जब फिनोल का क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। एज वी ऑल नो कि जब फिनोल का नाइट्रेशन होगा तो वो होगा आपका कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है पिक्रिक एसिड। ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है दैट इज पिक्रिक एसिड। और जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो कहाँ लगा होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये क्या हुआ आपका पिक्रिक एसिड, क्या हुआ, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। ठीक है जी, ये किसकी स्ट्रक्चर हुई, पिक्रिक एसिड की। किसकी स्ट्रक्चर हुई, पिक्रिक एसिड की। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई, हो गई आपकी पिक्रिक एसिड की। तो लेट्स सी ऑप्शन, आपको पता चल गया होगा। अब बताया था जो नाइट्रो ग्रुप है वो किस पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, ये होती है मेटा, ये होती है, और पैरा पोजीशन ये होती है, ये आप सबको पता होगा। तो इस केस में ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं है, ये हो गया इनकरेक्ट। ये देख लेते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये किस पे, ये मेटा पे, ये गलत हो गया। अब COH ये नहीं होता, कौन सा है, फिनोल होता है, और एक नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द अबव शोन पॉलीमर, एक पॉलीमर शोन है, इज ऑब्टेन व्हेन अ कार्बन कंपाउंड इज अलाउड टू स्टैंड। और ये एक व्हाइट सॉलिड है, तो पॉलीमर क्या होगा, तो ऑप्शन से डिस्कस करेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज ट्राइऑक्सेन। जो पहला ऑप्शन है आपका ट्राइऑक्सेन, मैं यही लिख देती हूँ, स्पेस है, दैट इज ट्राइऑक्सेन। ट्राइऑक्सेन को और क्या कहते हैं हम, तो इसे कहते हैं 1,3,5 ट्राइऑक्सेन। क्या कहते हैं इसे हम, 1,3,5 ट्राइऑक्सेन। और क्या कहते हैं हम इसे, इसे कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, मेटा, इसे और क्या कहते हैं, दैट इज मेटाफॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो लेट्स सी इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज 3HCHO। ठीक है जी, दैट इज 3HCHO। ये रिएक्शन हो गया एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? ये जो रिएक्शन हो गया एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH2O, CH2O। ठीक है जी, ये क्या फॉर्म करेगा, CH2OO। तो इसने क्या फॉर्म किया, ट्राइऑक्सेन। क्या फॉर्म किया, दैट इज ट्राइऑक्सेन। और ये कैसा होता है, ट्राइऑक्सेन जो होता है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कैसा होता है, व्हाइट
क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देखने की नीड नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हुआ ट्रायोक्सेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ट्रायोक्सेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ प्रोपिनोएल्डिहाइड बाय एमलगेमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होगा जब किसका रिडक्शन होगा, प्रोपियोनएल्डिहाइड बाय एमलगेमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी 12th क्लास में, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है, प्रोपेनॉल दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH किसके प्रेजेंस में, दैट इज amalgamated zinc प्लस एंड कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है दैट इज CH3 CH2 CH3। ये फॉर्म करता है प्रोपेन। क्या फॉर्म करता है, प्रोपेन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, प्रोपेन फॉर्म करता है। तो प्रोपेनॉल इनकरेक्ट, प्रोपेन जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द मॉलिक्यूल विच हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। बताना है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। बताना है कि द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वो किससे एस्टिमेटेड की जाती है। तो वो एस्टिमेटेड की जाती है यूरेनियम लाइट मेथड से। जो एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो जो एस्टिमेट की जाती है वो की जाती है यूरेनियम लेड मेथड से। किससे, यूरेनियम लेड मेथड से। लेट्स सी ऑप्शन, पोटेशियम आर्गन मेथड इनकरेक्ट, कार्बन 14 डेटिंग मेथड इनकरेक्ट, रेडियम सिलिकॉन मेथड इनकरेक्ट, और इसकी जगह जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा यूरेनियम। ये आप करेक्ट कर लेना, दैट इज यूरेनियम लेड मेथड। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, यूरेनियम लेड मेथड। ठीक है जी, यूरेनियम लाइट मेथड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मॉलिक्यूल्स इन विच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो यूज्ड होता है बाय द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहले बात करें, पहला ऑप्शन है आपका दैट इज He2। ठीक है जी, दैट इज हीलियम। बात करें किसकी, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो लिख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन EMRS में भी आया था शायद, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज हीलियम। तो हीलियम मॉलिक्यूल कैसा होता है, इनर्ट होता है। ये कैसा होता है, इनर्ट होता है। और हीलियम मॉलिक्यूल इनर्ट है तो डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसा होता है, इनर्ट होता है तो डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। बात करें दूसरे ऑप्शन की दैट इज SO2। जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, SO2। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो ये कैसी होगी आपकी, दैट इज SO2। ठीक है जी, तो SO2 ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई। तो सल्फर के पास कितने लोन पेयर हैं, ये होते हैं 1 पेयर होता है, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। ठीक है जी, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, दैट इज O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। इसके पास लोन पेयर पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है जी, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर 2। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो दैट इज 1। तो फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज 2, नंबर ऑफ लोन पेयर दैट इज 1। तो ये कितना आ गया इसका हाइब्रिडाइजेशन 3। और 3 किसका होता है, वो होता है sp2। 3 किसका होता है, दैट इज sp2। तो लेट्स सी, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा SO2 दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा SO2 ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात करें तीसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, दैट इज PCl
5। तो PCl5 कैसा होता है, ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, आपको पता ही होगा कैसा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है जी। PCl5, सॉरी उल्टा बना दिया, P सिंगल है, दैट इज P, Cl, Cl, Cl और दैट इज Cl। और ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो होगा आपका sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और N2 सिंपल है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है sp और SO2 का होता है sp2। तो जो करेक्ट आंसर था वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेट्स सी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है जी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा, दैट इज 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो इसका क्या होगा, दैट इज 1s2 2s2 2p5, ठीक है जी। ऑक्सीजन का कितना होता है, सबको पता है, इजी है, ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसके केस में 1s2 2s2 2p4। अब बचा नियोन। नियोन का जो होता है वो होता है 10, और इस केस में जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6। अब इन्होंने कैसे कहा है, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz1, ठीक है जी। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पूछा है कि इनमें से किसका होगा, होगा तो फ्लोरीन का। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 7, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3। इस केस में जो होगा 1s2 2s2, लास्ट में कितने हैं, 3, तो तीनों के पास एक एक हो जाएंगे, 2p1x 2p1y 2p1z, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन, कितने होते हैं, 8। सिंपल है, लास्ट में कितने हैं, 4, तो 2p2 2p1 2p1, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में क्या है, 2p2x 2p2y 2p1z। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। जो आपका ये होगा 2p2x है, ठीक है। तो जो आपका फ्लोरीन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा रेज हैव। तो अल्फा रेज के पास कौन सा चार्ज होता है, एज वी ऑल नो दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 20 आवर्स। की एक रेडियो एक्टिव है, सॉरी एक रेडियो आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ क्या है, दैट इज 20 आवर्स। तो टी हाफ कितना हो गया, दैट इज 20 आवर्स। उसके बाद कहा है आफ्टर 60 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ इट्स आइसोटोप रिमेन इज। तो ये क्या है, टाइम कितना हो गया, 60 आवर्स। अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर n, ठीक है जी। क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें n फाइंड करना है। तो हम रेशियो निकाल लेंगे किस किस का, t टाइम का और t हाफ का। तो दैट इज 60/20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दैट इज, इनको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 3 2 3 जा 6। अब हमने रेशियो निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला एज वी ऑल नो क्या होता है, तो दैट इज n इज इक्वल्स टू n नोट, ठीक है जी। n इज इक्वल्स टू n नोट 1/2n। तो दैट इज द फॉर्मूला। निकाल लो, वैल्यू पुट करो, सिंपल है। तो ये n की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू n नोट 1/2। n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, ठीक है जी, दैट इज 3। और इसे कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे, ये हो जाएगा आपका दैट इज n नोट अपॉन 8, और ये हो जाएगा आपका 1/8। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ईच क्लोरीन इज सराउंडेड बाय। कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो हर एक क्लोरीन है वो कहाँ इज सराउंडेड बाय 4 Na पॉजिटिव आयन, 6 Na पॉजिटिव आयन, 8 Na पॉजिटिव आयन या फिर 12 Na पॉजिटिव आयन। तो लेट्स सी, तो बात करें रॉक सॉल्ट, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज NaCl स्ट्रक्चर। तो इसमें जो क्लोराइड सॉरी Cl नेगेटिव आयंस होते हैं
तो वो कहाँ होते हैं आपके, वो ऑक्यूपाई होते हैं कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। जो Na पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे इन एफसीसी सेंटर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है Na पॉजिटिव का 6 होता है और Cl नेगेटिव का 6 होता है। तो जो इनका, अब बात करें कितने हो गए, किसका पूछा था, Cl का, तो टोटल कितने हो गए 6, तो इसके पास कितने होंगे 6 Na पॉजिटिव आयन। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम जो होता है दो गैसेस का अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर कंटेन। तो उसके लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, दैट इज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है जी, ये आप सबने पढ़ा होगा। और P और T क्या है इसमें, P और P एंड T क्या है, R कांस्टेंट। ठीक है जी, P एंड T क्या हो गया, दैट इज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा NR अपॉन V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। R क्या हो जाएगा, दैट इज गैस कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा N अपॉन V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और आपका R क्या हो गया, R हो जाता है दैट इज गैस कांस्टेंट। R क्या हो गया, दैट इज गैस कांस्टेंट। तो जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, N के। तो इट मींस एट इक्वल वॉल्यूम, सो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एट इक्वल वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नहीं, ठीक है, तो एट इक्वल वॉल्यूम तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनमें से कौन सी गैस ऐसा है जिसके अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। क्या होता है डिफ्यूजन, कि पार्टिकल्स का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोवेस्ट कंसेंट्रेशन, की मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोवेस्ट कंसेंट्रेशन। और जो रेट होता है मूवमेंट का वो किस पर डिपेंड करता है, वो करता है टेम्परेचर पर। जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है मूवमेंट का, टेम्परेचर पर, विस्कोसिटी पर और पार्टिकल के साइज पर। किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जो डिफ्यूजन होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है जी, अब बात करें कौन सी गैस है, तो दैट इज NH3 ऐसी है कि जिसके अंदर एक ऐसी गैस है जिसके पास क्या होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की जो NH3 है उस ऐसी गैस है जिसमें आज क्या होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर आर, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता है। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये थे 21 क्वेश्चन जो आपके यूपीडीजीटी में पूछे गए हैं, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।